माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी आणि केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाने खास करून माननीय देवेंद्रजी या सर्वांनी महाराष्ट्रामध्ये राज्यसभेकरता 3 उमेदवार आज जाहीर केले आहे। कालच अशोकराव चव्हाण यांचा पक्षप्रवेश भाजपमध्ये झाला आणि पक्षाने त्यांचा सन्मान करत माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांना राज्यसभेची उमेदवारी ही जाहीर केली आहे। सोबतच राज्याचे अत्यंत महत्त्वाचे जे आमचं वैद्यकीय सेल आहे, 50,000 आरोग्य मित्र ज्यांच्या नेतृत्वात या महाराष्ट्रामध्ये काम करतात आहे। लिंगायत समाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं सामाजिक काम ज्यांचं आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून अनेक वर्ष काम त्यांनी केलं आहे असे डॉक्टर अजित गोपछडेजी, मागच्या वेळी त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली होती, पण नंतर काही कारणाने त्यांना कमी करावी लागली, त्यांनी विड्रॉ केला। आता त्यांना पुन्हा एकदा पक्षाने राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे। मेधाताई कुलकर्णी या विधानसभेमध्ये सदस्य होत्या आणि पक्षाच्या महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होत्या आहेत आणि त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य हे पक्षाकरता पुणे शहर जिल्ह्यामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्यामुळे पक्ष संघटनेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, खास करून अजित गोपछडे, मेधाताई आणि आता अशोक चव्हाणजी, या तिघांचे मी खूप खूप अभिनंदन करतो आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राचे जे प्रश्न देशाच्या सरकारकडे आहे किंवा केंद्रीय स्तरावर प्रलंबित आहे, महाराष्ट्राच्या अनेक विकासाच्या विषयावर आमचे हे 3ही राज्यसभेचे खासदार, कारण आता साधारण निवडणुकी बिनविरोध दिसत आहेत आणि त्यामुळे हे आमचे 3 खासदार आणि महायुतीचे 2 खासदार, या सर्वांचं मी जे उमेदवार आहेत त्यांचे सर्वांचं अभिनंदन करतो। चंद्रकांत हांडोरेजी यांचेही मी अभिनंदन करतो, त्यांनी काँग्रेसकडनं त्यांना सीट दिली आहे, त्यांचेही अभिनंदन करतो आणि मला वाटतं की आमचे सर्व हे जे खासदार निवडून येतील हे महाराष्ट्राच्या विकासाकरता केंद्रस्थानावर खूप मोठं काम करतील, राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्राची बाजू मांडून धरतील, डेव्हलपमेंट करता खूप काम करतील आणि येणाऱ्या 6 वर्षामध्ये उत्कृष्ट काम करून उत्कृष्ट खासदार म्हणून त्या ठिकाणी या महाराष्ट्राचं नाव उंच करण्याकरता अपेक्षा मी या सर्व येणाऱ्या खासदाराकडनं आणि या उमेदवाराकडनं व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा आमचे उमेदवार अशोकराव चव्हाणजी, मेधाताई कुलकर्णीजी आणि अजित गोपछडेजी यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो, खूप खूप स्वागत करतो। सर, एक आरोप होतोय अशोक चव्हाण यांनी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्यांना उमेदवारी दिली, मात्र गेली कित्येक वर्ष पंकजा मुंडे त्यांचे नाव येत आहे चर्चेत, मात्र त्यांना उमेदवारी दिला नाही। मला असं वाटतं की केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड जेव्हा निर्णय घेतं, सर्वांकरता काही ना काही निर्णय हा राखीव ठेवलेला असतो। तर आज जे काही राज्यसभेचे उमेदवार आले आहेत, पुढच्या काळामध्ये पक्ष हा वेगवेगळ्या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक कार्यकर्त्याला, नेत्याला संधी देत असतो
त्यामुळं अशोकराव चव्हाणांना तर सन्मान केलाच पाहिजे, कारण त्यांची जी काही उंची आहे, जी काही त्यांनी काल काँग्रेस पक्षातनं भाजपमध्ये आले, तर शेवटी सन्मानात राखला गेला पाहिजे ना. त्यांनी ज्या पद्धतीने माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांनी विकसित भारताचा संकल्प केला आहे, विकसित भारताच्या संकल्पाला, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला, मोदीजीच्या नेतृत्वाला साथ देण्याकरता, या संकल्पाला साथ देण्याकरता त्यांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केला. उचित सन्मान पक्षाने केला पाहिजे, हे तर अपेक्षित असतं ना. त्यामुळं ते आज आले म्हणून त्यांना हे दिलं असं नाही आहे. सन्मानपूर्वक वागणूक देणे हे सुद्धा पक्षाचे संस्कार आहे, आणि म्हणून अशोकरावांना उमेदवारी दिली आहे. सर, उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केलेली आहे. फडणवीस नाही तर फडणवीस आहे, आणि ते असे म्हणतात ते गृहमंत्री नाही आहेत, तर ते घरफोडे आहेत. देवेंद्रजी त्यांच्या स्वप्नामध्ये, त्यांच्या झोपेमध्ये, त्याच्या दिवसभराच्या कार्यामध्ये जेवढा वेळ परिवारातले व्यक्तीचे नावं उद्धवजी घेत नाहीत, तेवढा वेळ ते देवेंद्रजीचा जप करत असतात. जर त्यांच्या हातात माळ दिली तर 108 वेळा दिवसभर देवेंद्रजी 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 करत असतील किंवा करणार. मला वाटतं व्यथित मानसिकता आहे, आणि अशा मानसिकतेमध्ये गेले आहे की आता काही दिवसांनी लोक त्यांची हास्य जत्रा करतील. हास्य जत्रा, उद्धव ठाकरेंची हास्य जत्रा सुरू झाली असा विचार करतील. कारण नसताना त्यांचं दुःख समजू शकतो मी, की त्यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं, त्यांचा मुलगा मंत्रिपदावरून गेला, त्यांचा पक्ष हा त्या ठिकाणी कमी झाला, हे त्यांचं दुःख आहे. पण दुःखाचं खापर हे स्वकर्तृत्वावर न फोडता दुसऱ्यावर फोडून मोकळं होणे आणि त्यात समाधान मानणे. तर देवेंद्रजींचं 108 वेळा नाव घेऊन दिवसभरात जर त्यांचं समाधान होत असेल, त्यांच्या हृदयाला शांती मिळत असेल, तर मला वाटतं मग ठीक आहे, आम्हाला त्यातून काही पुण्य मिळत. देवेंद्रजीचं ते नाव जपतात आहे. तर मला असं वाटतं की त्यांच्या जीवनात त्यांनी केलेल्या चुका हे त्यांना आता पश्चाताप होतो आहे, आणि त्या पश्चातापातनं या पद्धतीची वर्तणूक करताय असं मला वाटतं. सर, अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारीवरून उद्धव ठाकरेंनी टीका केलेली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की भाजपवाल्यांनी त्यांच्यावर भ्रष्ट म्हणून चिखल उडवले, आता त्यांची दोन्ही भांडणे करण्याची वेळ भाजपवर आलेली आहे. अशोक चव्हाणला घेऊन ते सातत्याने टीका करतात. दुसरीकडे नाना पटोले सुद्धा बोलतात की कुठेतरी चादर उचलण्याची वेळ आता प्रामाणिक कार्यकर्ते भाजपचे, कारण आयातांना कशा प्रकारे संधी दिली जाते. नाना पटोलेला असं बोलण्याचा अधिकार एवढा करता नाही आहे. नाना पटोले स्वतः भाजपचे खासदार म्हणून काम केलं आहे. मी आज काही जुने व्हिडिओ काढतोय ज्यामध्ये नाना पटोले यांनी काँग्रेस किती बदमाश पार्टी आहे, काँग्रेस किती खतरनाक पार्टी आहे, काँग्रेसने देश कसा डुबवला, घराणेशाही कशी आहे काँग्रेसमध्ये, असं वक्तव्य करणारे व्हिडिओ आज मी काढणार आहे, आणि गरज पडली तर मी ट्विटही करणार आहे. पण नाना पटोलेंनी असं बोलणं, खरं तर त्यांचा मोठा भाजपचा प्रवास राहिला आहे, आणि एक स्टंटबाजी करून त्यांनी भाजप सोडली आहे. स्टंटबाजी केली होती त्यावेळी. मोदीजींवर जर काही आपण आरोप केले तर आपल्याला काही संधी राहुल गांधी चांगली देतील. म्हणजे राहुल गांधीकडनं जास्तीचे मिळवणे भाजपपेक्षा, काँग्रेसकडून काही जास्तीचे मिळवणे याकरता त्यांनी केलेली कृती होती. पण काँग्रेस किती वाईट आहे हे नाना पटोलेंनी खूप वेळा मांडलेला आहे. झाला उद्धव ठाकरेंचा प्रश्न. उद्धव ठाकरेजींचे 50 उदाहरण मी सांगतो आपल्याला, की पक्षप्रवेश केल्यावर त्यांनी अनेक लोकांना उमेदवारी दिली आहे, अनेक लोकांना उमेदवारी दिली आहे पक्षप्रवेश केल्यावर. आज पक्षात आले 10 मिनिटात उमेदवारी दिली, पक्षात न येता उमेदवार एबी फॉर्म दिला, असे उदाहरण तुम्हाला मी कळवतो. उद्धव ठाकरेजींना बोलताना विचार केला पाहिजे, की आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे उद्धव ठाकरेंनी. अशोक चव्हाण हे राज्याचे 2दा मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, पक्षामध्ये आले आहेत, आणि पक्षामध्ये जेव्हा काम करतात तेव्हा त्यांचं जी उंची आहे त्या उंचीचा फायदा जर करायचा असेल, शेवटी राज्यसभेत जेव्हा अशोकराव मांडतील
महाराष्ट्राला त्याचा फायदाच होणार आहे. त्यामुळं मला वाटतं योग्य उमेदवारी दिली आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने आमचे जे उमेदवार दिले आहेत ते योग्य उमेदवार दिले आहेत. या सर्व उमेदवाराकडनं आशा करू की महाराष्ट्र समोर नेण्याकरता काम करतील. सर, बाळासाहेब आंबेडकरांना ही भाजपकडून युतीचा प्रस्ताव आहे असं त्यांनी घटस्फोट केलेला आहे. लोकशाही विकासमध्ये बोलताना अशी ऑफर होती बाळासाहेबांना? ते तर जो साक्षी आहे परमेश्वर त्यांनाच माहीत, मला माहिती नाही. मनोज जरांगे पाटलांची तब्येत बिघडली आहे. त्यांनी उपचार सुद्धा घ्यायला नकार दिला, मात्र त्यांना ग्रामस्थांच्या आणि सगळ्यांच्या आग्रहाखातर सलाईन लावण्यात आले. सरकारची काही बोलणी सुरू आहे किंवा काही त्याबद्दल अपडेट? नाही, सरकार विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय करण्याच्या स्थितीत आहे असं मला साधारण, कारण मी विधान परिषदेमध्ये आमदार आहे. सरकार जर इतक्या समोर जाऊन विशेष अधिवेशन घेत आहे, कायदा पारित करतायत, मराठा समाजाला आरक्षण देत आहे, तर मला वाटतं आपल्या माध्यमातून माझी विनंती राहील मनोज जरांगे पाटलांना की सरकारची जी काही भूमिका आहे त्या भूमिकेला एकदा समजून घेतलं पाहिजे. सरकारला जो काही 4 दिवस राहिले आता 20 तारखेला, आणि 20 तारखेला 4 दिवस राहिले आहेत. 4 दिवस थोडी सरकारने इतके दिवस झाले वाट बघितली आहे. 4 दिवसात पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच आहे. तर 4 दिवसात दोन्ही सभागृहात मला वाटतं मराठा आरक्षणाचा कायदा येईल. त्यातून मराठा समाजाला योग्य आरक्षण मिळणार आहे आणि टिकणार आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळं त्यांनी आपल्या तब्येतीवर, आपल्या जीवावर जी काही स्थिती आली आहे ती न करता सरकारने, एकनाथ शिंदेजींनी जो शब्द मराठा समाजाला दिला आहे त्याबद्दलची वाट बघितली पाहिजे. मनोज जरांगे पाटलांच्या डोक्यावर परिणाम झाला, त्यामुळे ते काही बडबड करत नाही. मी त्यांना मराठ्यांचा नेता मानत नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अशा प्रकारची टीका केली तर त्याने मर्यादा ओलांडली, अशा प्रकारचं ट्विट आहे. सर, यालाच धरून जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय आरोप देखील करू लागले. ते मराठा भूमिका म्हणून ते देखील मात्र राजकीय आरोप करतात. मला वाटतं की ज्या भूमिकेतनं त्यांनी सामाजिक भूमिका स्वीकारली आहे, समाजाला आरक्षण मिळवण्याकरता, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता ज्या पद्धतीने त्यांनी भूमिका स्वीकारली आहे किंवा ज्या पद्धतीने त्यांनी आंदोलन केलं आहे त्यामध्ये कुठलाही राजकीय विषय येऊ नये. सामाजिक विषय असला पाहिजे आणि सरकार पूर्ण मदत करत आहे. एकनाथ शिंदेसारखे आमचे मुख्यमंत्री रोज त्यांच्या प्रश्नाला समोर नेते आहे. समाजाला आरक्षण मिळावं याकरता एकनाथ शिंदेजी काम करत आहे, सरकार काम करत आहे, देवेंद्रजी काम करत आहे, अजित पवारजी काम करत आहे. तर मला असं वाटतं की नारायण राणे साहेबांनी जे काही वक्तव्य केलं आहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्याला विश्वगौरव युगपुरुष आणि संपूर्ण जगामध्ये सर्वोत्तम नेता अशी मान्यता मोदीजींना आहे. मोदीजींना काही चुकीचे वक्तव्य मोदीजीबद्दल करणे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या भावना दुखवणं आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं नारायण राणे साहेब म्हणून बोलले असतील. सर, प्रकाश आंबेडकरांचा एक दुसरा दावा होता की राष्ट्रपती पदासाठी ही भाजपकडून आपल्याला विचारणा करण्यात आली होती, फक्त विचारशैली वेगळी आहे म्हणून आपण त्यांना नकार दिला होता. काय वाटतं, महाविकास आघाडीवर प्रेशराईज करण्यासाठी अशा प्रकारची? नाही, मला नाही माहीत काही प्रकाश आंबेडकरजींना काय ऑफर दिली होती, त्यांनी कोणती ऑफर नाकारली का स्वीकारली याबद्दलची माहिती मला नाही. आणि मला वाटतं आम्हाला कुणालाही माहिती नाही आणि त्यांच्या बोलण्यामध्ये किती तथ्य आहे हेही मला माहित नाही. भाजपने जाहीर केले ही निवडणूक आता बिनविरोध होईल असं समजायचं का? 100% बिनविरोध होईल असं मला वाटतं आहे. कारण सर्वांकडेच आपापला कोटा आहे आणि त्यामुळं अशा निवडणुकीमध्ये चुरस निर्माण करून उगीच महाराष्ट्राला पुन्हा वेगळ्या दिशेकडे नेण्यापेक्षा जर सर्वांकडेच आपापला निवडणूक जिंकण्याचा कोटा आहे तर मला वाटतं या निवडणुकीला चुरस निर्माण करून काही उपयोग नाही. चौथा उमेदवार निवडून आणता आला असता भाजपला चौथा उमेदवार निवडून आणता आला असता या निवडणुकीमध्ये? नाही, मला वाटतं की आम्ही असे जे काही चौथा उमेदवार देण्याबद्दलचा विषय होता, मला वाटतं हे गरजच नव्हती. कारण ऑलरेडी सर्वांकडे कोटा आहे. मला वाटतं अशी चुरस निर्माण करण्यात काही तथ्य नाही आहे. 4 दिन बाद अधिवेशन होने के बाद भी विशेष अधिवेशन
लगातार अनशन कर रहे हैं, उनकी स्थिति खराब हो रही है, और बीजेपी कैसे देखती है और सरकार किस तरीके से इस पर? देखिए कि जब मराठा समाज को न्याय देने की बात आई, देवेंद्र जी हो, एकनाथ जी हो, अजित पवार जी हो, ये सरकार और देवेंद्र जी की सरकार जब मुख्यमंत्री थे, ये सारे सरकारों में मराठा समाज को न्याय देने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेकर मराठा समाज को आरक्षण देने की बात कही। 19 को शिव जयंती है, शायद 20 को अधिवेशन होगा, मुझे अभी डेट मालूम नहीं है। 19-20 जो भी डेट आएगी, वो डेट में मराठा समाज को स्पेशल आरक्षण देने की बात चल रही है और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मराठा समाज को स्पेशल आरक्षण, उसके लिए टिकने वाला आरक्षण, कोई भी उसमें डैमेज ना हो, कोई भी उसमें जगह आगे चल के कोर्ट में उसमें सारी चीज़ें कोर्ट में क्लियर रहे, कोई भी ऐसा कोई कानून ना हो जिसमें मराठा समाज का आरक्षण फिर चले जाए। तो मुझे लगता है कि जब 4 दिन की बात है, 4 दिन की ही बात बची है, तो मेरे आपके माध्यम से जरांगे पाटिल जी को मेरी विनती है कि वो अभी जब सरकार पूरी तरह से उनकी बात मान रही है, सरकार पूरी तरह से मराठा आरक्षण देने को तैयार है, सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, कोई भी कायदा बनाना एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से कर रही है उस प्रकार से मराठा समाज को न्याय मिलने वाला है। 4 दिन की बात है, तो 4 दिन के लिए थोड़ा सा जो अनशन है वो अनशन को आखिर उनको निर्णय लेना है, जरांगे पाटिल जी को, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता की ये विनती रहेगी कि थोड़ा सरकार को और समय दे दे। नहीं, हर व्यक्ति के लिए पार्टी में न्याय होता है, हर व्यक्ति के लिए पार्टी का एक स्थान ठहरा हुआ है और समय आने के पर सब कुछ हर व्यक्ति का वहाँ पर न्यायोचित निर्णय होता है। अभी जो 3 उम्मीदवार है उसमें से डॉक्टर अजीत गोपछड़े, इन्होंने तो पूरा जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। हमारे वैद्यकीय जो आघाड़ी है उसमें 50,000 रुग्ण मित्र उन्होंने बनाए। कोरोना के संक्रमण में डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी ने तो जान की बाजी लगा दी है, ऐसा कार्यकर्ता है। हमारी मेधाताई, इन्होंने पिछले बार चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ चंद्रकांत दादा को लड़ना पड़ा, तो उन्होंने पार्टी में काम किया है। तो हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता। रह गई बात अशोक चव्हाण जी की, तो अशोक चव्हाण जी कांग्रेस पार्टी एक कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, उनका पार्टी में आना ये सम्मान पूर्वक उनको पार्टी ने न्याय देना चाहिए। ये भी बात होती है राजनीति में, एक ही बात नहीं होती है, पुराने कार्यकर्ता को भी न्याय देना, लेकिन नए का सम्मान भी करना है। नए कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करके कैसे चलेगा? और उनका उपयोग भी है ना, जब राज्यसभा में जाएंगे अशोक चव्हाण जी, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को जब राज्यसभा में महाराष्ट्र स्टेट के प्रश्नों को लेकर जिस प्रकार से ग्रेविटी उनको मालूम है, मराठवाड़ा के प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रश्न है, तो अच्छे से महाराष्ट्र को न्याय दिलाने के लिए अशोक चव्हाण जी का उपयोग होगा। कांग्रेस से 2 लोगों को राज्यसभा का सीट मिला है, क्या मराठवाड़ा को साधने की कोशिश है? पहला सवाल। दूसरा, जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन ध्यान में रखा गया है कि लिंगायत, मराठा और ब्राह्मण, क्या इसको किस तरीके से? नहीं, कास्ट के बजाय हम जात की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। कार्यकर्ता की ऊंचाई जो होती है, मैंने पहले ही कहा कि मेधाताई का पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में गया है। अजीत गोपछड़े जी का परिवार जनसंघ के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और अशोक चव्हाण जी का सम्मान किया है। नए का सम्मान करना, पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, उनकी ऊंचाई के हिसाब से अब डॉक्टर है अजीत गोपछड़े। मेधाताई हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर है, उन्होंने प्रोफेसर करके काम किया है। और अशोक चव्हाण भी उनका उपयोग महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को देखते हुए राजनीति का विचार नहीं करे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अशोक चव्हाण जी को पूरा महाराष्ट्र 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो तीनों जो लोग हैं ये हाई क्वालिफाइड है। मराठवाड़ा को जो
साधने की कोशिश है, खास करके बीजेपी को वहां पर नांदेड़ में एक मजबूत बैकलॉग कंप्लीट। मुझे लगता है राज्यसभा की जहाँ तक बात है वह कोई विभाग का विषय नहीं होता है। विभाग का विषय आने से मुझे लगता है ऐसा विभाग का विषय नहीं होता है। कार्यकर्ताओं को न्याय देना है, तो थोड़ा हाई क्वालिफाइड कार्यकर्ता राज्यसभा में जाए। महाराष्ट्र की वैद्यकीय परिस्थिति को लेकर डॉक्टर गोपचड़े काम करेंगे। एजुकेशन सेक्टर का बहुत ज़्यादा अनुभव मेधाताई को है, इधर अशोक राव का अनुभव है। तो जो चयन हुआ है वो बहुत विचार से होता है, विभाग से नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक गांव से दो है तो नहीं होना चाहिए, एक शहर से दो लोग तो नहीं होना चाहिए। मैं भी और देवेंद्र जी नागपुर से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक विभाग से है, पूरे महाराष्ट्र को देखते हुए काम चलता है। तो राज्यसभा को लेकर ऐसा कुछ नहीं है कि एक शहर दो शहर मराठवाड़ा। राज्यसभा का उम्मीदवार पूरे राज्य के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। आज सुबह से महाराष्ट्र में खबर आ रही है कि अजित पवार की एनसीपी के साथ शरद पवार की एनसीपी शामिल हो रही है। सुबह से सुप्रिया सुले की बयान लिखती है, अभी भी हमने नहीं सुना ये, हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। क्या इस बात में आप लोग शामिल होते हैं? इसके साथ एनसीपी शामिल हो रहा है, शाम को आप कितना असर देखते हैं इसको लेकर शामिल होते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी, उनकी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रीय जो पार्टी है शरद पवार जी की, इनके जो हालत है, रोज उनकी पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, इनके लोग जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तो हालत उससे ज्यादा खराब है। कांग्रेस पार्टी के इस 15 दिन में छोटे छोटे कार्यकर्ता तो हजारों कार्यकर्ता, लेकिन अगर बात करें तो मिलिंद देवरा जी है, बाबा सिद्दीकी जी है, इधर खासदार उल्लास पाटिल, केतकी पाटिल जी है जो जलगांव से आते हैं, जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर है, अशोक चौहान जी है, और आगे आगे जो भी कांग्रेस पार्टी के दिन आने वाले हैं, उनका जो कोर कमेटी की जो टीम है कांग्रेस पार्टी की, वो आगे मीटिंग भी नहीं होगी, ऐसी बनने वाली है। तो ऐसे स्थिति में शरद पवार जी कांग्रेस में जाकर करेंगे क्या, जब कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी गायब होने वाली है? ऐसे समय में शरद पवार जी कांग्रेस में क्यों जाएंगे, और गए भी तो हमको क्या फर्क पड़ता है? इसी बात को लेकर जितेंद्र आव्हाड ने आप लोगों की तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी है, कुछ लोग जानबूझकर कांग्रेस को नेताओं को तोड़ रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं। देखिए, जब घर संभालने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्टेट का और सेंट्रल का नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का है, वो हमारे अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनको दूर दूर तक अंधेरा दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनको लगता है कि 2047 तक तो अभी कोई चांस नहीं है। 2047 तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। अमृत काल पूरा खत्म हो जाएगा, स्वर्ण काल आएगा, उस समय तक कांग्रेस पार्टी को कोई चांस नहीं, देश में कोई चांस नहीं है। ऐसा कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता समझ चुके हैं। और दूसरी बात, देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए जनता का मूड बना हुआ है, और जनता के मूड के साथ नेता ने जाना चाहिए, ये अभी तय हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, वो नेता ये समझ गए हैं कि राहुल गांधी के साथ रह के कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी लेकर डूबने वाले हैं, और राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान बार बार कर रहे हैं, तो ओबीसी समाज में भी एक बहुत बड़ा उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, मन के अंदर आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी बार बार ओबीसी के खिलाफ चल रहे हैं, उनका जो बयान है ओबीसी के खिलाफ है, उनके मन में चिढ़ है, ओबीसी समाज के खिलाफ है। वो आ जाकर मोदी जी को, ओबीसी समाज को गाली देते हैं। तो ये ओबीसी के बारे में राहुल गांधी का जो, और कांग्रेस पार्टी का पहले भी, आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखे, पूरे जीवन भर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का अपमान किया, अन्याय किया है, पूरे जीवन भर। वीपी सिंह को आना पड़ा तो मंडल आयोग लागू हुआ, इनके समय में रिपोर्ट आया था, इनके समय रिपोर्ट आया था मंडल आयोग का। 10 साल पेंडिंग रखा कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात भी नहीं की, मोदी जी को आना पड़ा। 27 मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, या देवेंद्र जी को आना पड़ा मुख्यमंत्री बनकर, तब जाके ओबीसी मंत्रालय बना, तब जाके ओबीसी मंत्री महाराष्ट्र को मिला, तब जाके महाज्योति मिली।
ये कांग्रेस पार्टी का ब्लड है ना, ये ओबीसी के खिलाफ है। इसलिए लोग उनको छोड़ रहे हैं। आगे आपको जैसा जैसा दिखेगा, आगे जैसे जैसे दिन दिखेंगे, आगे 1 महीना भर 2 महीने, जब तक जैसा जैसा चुनाव आएगा, कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बंद हो जाएगी। ये स्थिति बनने वाली है। प्रकाश अम्बेडकर इसी अंधेरे में जा रहे हैं, वो महाविकास आघाड़ी के साथ युति करना चाहते हैं, क्या एडवाइस? उनके साथ बातचीत करने वाले लोग जो है, तो परसों अशोक चौहान जी बातचीत कर रहे थे, तो वो भी भाजपा में आ गए। अब उनके साथ बातचीत कौन करेगा, ये प्रॉब्लम है। उनके साथ बातचीत करने से उनका तो बड़ा एजेंडा है, उनको शुभेच्छा है। अगर वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाते हैं तो हमारी कोई अड़चन नहीं है। उनका निर्णय उन्होंने करना है। प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी उनका निर्णय करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और ठहरा लिया है। जब पायलट ही ठहरा लेता है कि हवाई जहाज गिराना है, तो हवाई जहाज तो गिरेगा ही। तो पायलट नहीं ठहरा है हवाई जहाज गिराना है, कांग्रेस पार्टी के पायलट नहीं ठहरा है कि जहाज को डुबाना है। इसलिए उसमें बैठने वाले जो लोग हैं जहाज में, वो सारे डूबने वाले हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंचेगी तो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये क्या, कौन सा दावा है? अभी बाबा सिद्दीकी, फिर मिलिंद देवड़ा, फिर आगे की जो लाइन है, कौन है? दिखेगी आपको जैसे जैसे दिन आएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आगे में कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व देश को है, मोदी जी की गारंटी देश को है, विकसित भारत का संकल्प हो चुका है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हो चुका है और बलशाली भारत का संकल्प हो चुका है। वो संकल्प को साथ देने के लिए जनता जब मोदी जी के साथ है तो स्वागत कौन करेगा भाई? स्वागत तो करने के लिए जनता लगेगी ना। जनता नहीं है साथ में, जनता तो मोदी जी के साथ है। दूसरा की जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे उसको हवा दे रही है, उसके पीछे कोई साजिश? मुझे अभी वहाँ का पूरा अंदाजा नहीं है किसान आंदोलन का। जब आगे आगे बात आएगी तो मालूम होगा। लेकिन अभी चौथा उम्मीदवार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है सबके पास अपनी अपनी कैपेसिटी है वोटों की, इसमें कोई अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। अब ऐसी स्थिति है, बीजेपी में कांग्रेस के नेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असुरक्षितता बढ़ रही है? उसको लेकर के आप लोग उनकी समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे? दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से आवागमन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी मानना चाहता है, हमारा विचार स्पष्ट है। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। इस विचार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, इस विचार को लेकर, और हमारे जो जनसंघ के कार्यकाल से विचार पद्धति है उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, वो कितने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी लेगी, कोई भी आएगा तो मिलेगी, लेकिन हमारी विचारधारा पे आना पड़ेगा। कल क्या है मुझे नहीं मालूम, पास्ट क्या है हमें नहीं मालूम। दागी नेताओं को भी एंट्री? देखिए, दागी नेताओं का अगर कोर्ट में कोई सिद्ध हो जाता है कि दागी नेता ये इनको भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, उनके ऊपर कोई FIR हो जाता है, लेकिन आखिरी में एक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, जहां पर उनको डिसाइड किया जाता है कि ये दोष है या नहीं दोष है। अगर दोष है, उसको जेल हुई है, वहां पर रिजर्वेशन है। लेकिन कल मुझ पर आरोप लग सकता है कोई, लेकिन कोर्ट अगर मुझे छोड़ देता है तो मेरा तो जीवन में गलत आरोप लगा था ना। तो इसलिए कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कोई भी व्यक्ति को डैमेज करने के लिए। कोर्ट ने सजा दी है, वो नहीं करना चाहिए। दागी व्यक्ति तभी कहलाता जब कोर्ट सजा देता है। गुने तो रोज दाखिल होते हैं, चौकसी तो रोज होती है, उसके लिए हमारे कोई कहना नहीं है। लेकिन हमारे पास आने के बाद हमने कभी उनकी कोई कलम नहीं रोकी, उनके ऊपर कोई उनके
चौकसी रोकी नहीं है। एक व्यक्ति बता दे कि उनकी चौकसी हमने रोकी है। किसी की चौकसी या रुकी नहीं। बीजेपी के आने के बाद सबकी चौकसी चल रही है, सबकी न्याय व्यवस्था में केसेस चल रही है। लेकिन देश के विकास के लिए अगर कोई साथ में मोदी जी का साथ देना चाहता है, देश के विकास के लिए कोई आना चाहता है और देश के विकास की योजना में कोई अपना योगदान देना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी और उनके कद के हिसाब से उनको हमारे नेतृत्व वहां पर उनको काम करने का मौका भी देगा। और रह गई बात हमारे पुराने लोगों की, देश के लिए हमारा समर्पण हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हमारे कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। विचारधारा ही समर्पण किए, विचारधारा ही समर्पण किए। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये कांग्रेस की विचारधारा है। हमारी विचारधारा समर्पण की। हमारा कार्यकर्ता जब हमने कहा कि आपको नहीं इस बार टिकट दे सकते, रुक जाता है कार्यकर्ता हमारा, बंडखोरी नहीं होती। 1-2% ठीक है, लेकिन हम लोग एक विचार से चलने वाले हैं। हमारी विचारधारा है, उसको लेकर कोई भी बीजेपी में आएगा तो उसके लिए हमारे पास स्वागत है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।